सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 78 जो कि कक्षा 9 के स्टूडेंट्स के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के भूगोल विषय से और इसमें हम पाठ 4 जलवायु की पुनरावृत्ति कर रहे हैं। तो एक बार फिर पिछली वर्कशीट की तरह इस वर्कशीट में भी इसी पाठ की पुनरावृत्ति कर रहे हैं। इसमें हम 1 से 5 तक मतलब जो प्रश्न है 1 से 5 तक वो कितने अंकों के हैं, फिर आगे कितने अंकों के हैं, इनके बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बिना समय गवाए अपनी इस वर्कशीट को शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। और इनके लिए यहाँ पर अनुदेश भी दे रखे हैं, इंस्ट्रक्शंस भी दे रखी हैं, उनको भी एक बार हम जरूर देखेंगे। जैसे सबसे पहले दे रखा है कि प्रश्न 1 से 5 तक अति लघु उत्तर वाले प्रश्न हैं। इनका उत्तर एक शब्द, एक पद या अधिकतम 30 शब्दों में दीजिए। देखिए ये जो 1 से 5 तक प्रश्न है वो एक एक अंक के प्रश्न हैं। ये कितने अंक के प्रश्न हैं? 1 अंक के प्रश्न हैं। इनका उत्तर एक शब्द या एक वाक्य या अधिकतम 30 शब्दों में ही देना है। तो जैसे पहला प्रश्न है कि नीचे दिए गए स्थानों में से किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है? तो 4 ऑप्शंस हैं, सिलचर, चेरापूंजी, मासेनराम और गुवाहाटी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है मासेनराम। फिर दूसरा प्रश्न है कि किन पवनों के कारण मालाबार तट पर वर्षा होती है? मालाबार तट जानते हैं कहाँ पर है? केरला में है। तो दक्षिण पश्चिमी पवनों के कारण मालाबार तट पर वर्षा होती है। तो इसका उत्तर है कि दक्षिणी पश्चिमी पवनों के कारण मालाबार तट पर वर्षा होती है। फिर प्रश्न नंबर 3 है कि भारत में मानसून की सबसे पहली वर्षा कहाँ पर होती है? तो इसका उत्तर है कि भारत में मानसून की सबसे पहली वर्षा द्वीपों पर होती है। कहाँ पर? द्वीपों पर, जैसे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है और लक्षद्वीप है। फिर प्रश्न नंबर 4 है मानसून प्रस्फोट किसे कहते हैं या मानसून प्रस्फोट क्या है? तो इसका उत्तर है कि अचानक ही कई दिनों तक लगातार वर्षा का होना और प्रचंड रूप रखना मानसून प्रस्फोट यानी मानसून का फटना कहलाता है। और प्रश्न नंबर 5 है जलवायु में महाद्वीपीय अवस्था का क्या अर्थ है? तो देखिए जलवायु में महाद्वीपीय अवस्था का अर्थ है कि समुद्र से दूरी के कारण मौसम की विभिन्न विषम अवस्थाओं का अनुभव होना। विषम अवस्था क्या होती है? जैसे सर्दी में अधिक सर्दी और गर्मी में अधिक गर्मी, और ये सब समुद्र से दूरी होने के कारण होता है, क्योंकि जो स्थान जितना दूर होगा वहाँ पर मौसम की विषम अवस्थाएं ज़्यादा अनुभव होंगी। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 6 निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे हिंदी और अंग्रेजी भाषा में आपको एक पैराग्राफ आता है और उस पर बेस क्वेश्चन होते हैं, ऐसे ही सोशल साइंस में भी आपको इसी प्रकार का प्रश्न आएगा। तो चलिए पढ़ते हैं अनुच्छेद। लू ग्रीष्मकाल का एक प्रभावी लक्षण है। जो लू होती है ना, गर्मियों में चलने वाली हवा, ये धूल भरी गर्म एवं शुष्क पवनें होती हैं जो कि दिन के समय भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में चलती हैं। कभी कभी ये देर शाम तक भी जारी रहती हैं। ऐसा ही होता है ना गर्मियों में, कभी कभी शाम तक भी गर्म हवा रहती है। इस हवा का सीधा प्रभाव घातक भी हो सकता है। उत्तरी भारत में मई महीने के दौरान सामान्यतः धूल भरी आंधियाँ आती हैं। ये आंधियाँ अस्थायी रूप से आराम पहुंचाती हैं। जब गर्मी होती है तो धूल भरी आंधियाँ चलती हैं, हालांकि धूल वाली होती हैं, लेकिन एक टेम्परेरी बेस पर हमें आराम पहुंचाती हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो थोड़ा सा ये टेम्परेचर को कम कर देती हैं, क्योंकि ये तापमान को कम कर देती हैं तथा अपने साथ ठंडे समीर एवं हल्की वर्षा को लेकर आती हैं। ठंडे समीर का मतलब ठंडी वायु को। इस मौसम में कभी कभी तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है। इसके साथ प्राय हिमवृष्टि भी होती है। वैशाख, इसको इम्पॉर्टेंट है ये, वैशाख के महीने में होने के कारण पश्चिम बंगाल में इसे काल वैशाखी कहा जाता है। अब इस पे आधारित प्रश्न है कि लू की विशेषताएं लिखी हैं, तो हमें इसी में से ही ढूंढ के लिखना है। ये धूल भरी गर्म एवं शुष्क पवनें होती हैं,
जो कि दिन के समय में भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में चलती हैं। कभी कभी ये देर शाम तक जारी भी रहती हैं। फिर दूसरा प्रश्न है कि काल बैसाखी क्या है। देखिए, वैशाख में के महीने में तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा को पश्चिम बंगाल में काल वैशाखी कहा जाता है। तो इस तरह से हमें इसी में से ही ढूंढ के उसका उत्तर लिखना है। फिर एक और अनुदेश, प्रश्न 7 व 8 का उत्तर अधिकतम 80 शब्दों में दीजिए। तो देखिए, ये 3 अंकों के प्रश्न होते हैं जिनको आपने 3 पॉइंट लिखने होते हैं, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर 5 पॉइंट लिख दिया। आपको इसमें से अगर ऐसा प्रश्न 3 नंबर का आता है तो आप 5 में से कोई भी 3 पॉइंट कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले है अक्षांश। अक्षांश, थोड़ा सा इसको आप चेंज कर दीजिएगा। अक्षांश का, यहाँ पर आएगा अक्षांश का किसी भी देश की, देखिए यहाँ पर होना चाहिए कि अक्षांश का किसी भी देश की जलवायु पर प्रभाव पड़ता है। तो यानी जिस तरीके का अक्षांश होगा, यानी जितने अक्षांश पर कोई देश स्थित होगा उसका उस देश की जलवायु पर भी प्रभाव पड़ेगा। फिर दूसरा है ऊंचाई। ऊंचाई के बढ़ने पर तापमान में कमी होती जाती है, यानी जो स्थान जितने ऊंचे स्थान पर होगा, जितनी ऊंचाई पर होगा, वहाँ के तापमान में उतनी कमी होगी। समुद्र से दूरी। समुद्र से दूर होने पर विषम जलवायु तथा निकट होने पर सम जलवायु होती है, जैसा कि मैंने अभी आपको पहले भी समझाया था। फिर है महासागरीय धाराएं। गर्म महासागरीय धाराओं के प्रभाव के कारण जलवायु सम और ठंडी धाराओं के कारण जलवायु विषम होती है। यानी गर्म महासागरीय धाराएं चलेंगी तो उसके आसपास के क्षेत्र में जलवायु सम मिलेगी, यानी मौसम में सर्दी और गर्मी का अंतर बहुत ज़्यादा आपको पता नहीं चलेगा। जबकि ठंडी धाराओं के बहने के कारण जो उसके आसपास के क्षेत्र होते हैं वहाँ जलवायु हमेशा विषम होती है, यानी मौसमी अवस्थाओं को आप ज़्यादा महसूस करेंगे, गर्मी में गर्मी और सर्दी में सर्दी। फिर 5वां है वायुदाब। किसी भी क्षेत्र का वायुदाब उस स्थान के अक्षांश तथा ऊंचाई पर निर्भर करता है। फिर 8वां प्रश्न, मानसून भारत को एक सूत्र में बांधने वाला क्यों समझा जाता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसको वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ लिख भी देता हूँ। और ये 3 और 5 दोनों अंकों का आ सकता है, या तो 3 या 5। तो देखते हैं इसका उत्तर। भारतीय प्रायद्वीप पर मानसून की एकता का प्रभाव बहुत ही स्पष्ट दिखाई देता है। बहुत ही स्पष्ट है, एक बार लिखना है आपको इसको। फिर दूसरा पॉइंट है कि पवन की दिशाओं का ऋतु के अनुसार परिवर्तन तथा उनसे संबंधित ऋतु की दशाएं ऋतु चक्र को एक लय प्रदान करती हैं। तीसरा इसमें पॉइंट आएगा कि भारतीय परिदृश्य, इसका वन्य और वनस्पति जीवन, इसका कृषि चक्र, लोगों की जीवन शैली और उनके त्यौहार सभी कुछ मानसून के इर्द गिर्द घूमते हैं। यानी कहने का मतलब है कि ये जितने भी वनस्पति जीवन है, जो हमारी फसलें हैं, जो जिस तरह से हम कृषि करते हैं, जिन जिन फसलों को उगाते हैं, हम लोगों का उसी तरह से जीवन शैली भी उनकी उसी प्रकार से है, उनके त्यौहार सभी कुछ मानसून के चारों ओर घूमते रहते हैं। उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम तक संपूर्ण भारतवासी प्रतिवर्ष मानसून के आगमन की प्रतीक्षा करती हैं। और 5वां पॉइंट, मानसून द्वारा पूरे भारत को पानी प्राप्त होता है। यही कारण है कि मानसून को एक सूत्र में बांधने वाला समझा जाता है। फिर एक और अनुदेश, प्रश्न नंबर 9 व 10 का उत्तर कम से कम 80 से 100 शब्दों में विस्तार से दीजिए। तो ये 5 अंकों के प्रश्न होते हैं। जैसे प्रश्न नंबर 9 है, भारत में होने वाली मानसूनी वर्षा एवं उसकी विशेषताएं बताइए। यानी मानसूनी वर्षा किस प्रकार की होती है और उसमें कैसे कैसे होता है। तो पहला पॉइंट है कि वर्षा का समय व मात्रा। देश की अधिकांश वर्षा मानसूनी पवनों द्वारा गर्मी के मौसम में होती है, इतना तो तय है, यानी ये हो गया समय। फिर है असमान वितरण। देश में वर्षा का वितरण समान नहीं होता, कहीं बहुत ज़्यादा होती है, कहीं कम होती है और कहीं बिल्कुल ही नहीं होती, बिल्कुल कम होती है। फिर है अनिश्चितता। भारत में होने वाली मानसूनी वर्षा की मात्रा पूरी तरह से निश्चित नहीं है। तो वही आपको बताया कि कभी जो है ज़्यादा भी हो जाती है किसी जगह पर, कभी कम भी हो जाती है। और फिर चौथा पॉइंट है मूसलाधार वर्षा। मानसूनी वर्षा अत्यधिक मात्रा में और कई कई दिनों तक लगातार भी होती है।
और पांचवी इसकी विशेषता है शुष्क अंतराल। शुष्क अंतराल का मतलब होता है कि जैसे कई बार शुरुआत में मानसूनी वर्षा लगातार ना होकर कुछ दिन या सप्ताह के अंतराल पर होती है, यानी कुछ दिन होती है, फिर कुछ दिन गैप के बाद होती है, तो इसको हम शुष्क अंतराल कहते हैं। और उसके बाद आखिरी प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, उत्तर भारत में पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है, इसके क्या क्या कारण है? तो देखिए कैसे होता है ये। तो इसका पहला पॉइंट है कि प्रायद्वीपीय भारत की त्रिभुजाकार आकृति के कारण दक्षिण पश्चिम मानसून दो भागों में बढ़ जाता है। एक को हम अरब सागर शाखा कहते हैं, दूसरे को हम बंगाल की खाड़ी शाखा कहते हैं। आर्द्रता से युक्त यानी नमी से युक्त बंगाल की खाड़ी शाखा तीव्र गति से उत्तर पूर्व में प्रवेश करती है। उत्तर पूर्व का मतलब हो गया मेघालय और असम की तरफ। वहां पर स्थित पहाड़ियों से टकराकर ये घनघोर वर्षा प्रदान करती है। फिर यहाँ ऊंचे पर्वतों के कारण मानसून पवनें पश्चिम में फिर गंगा के मैदान की ओर मुड़ जाती हैं, जैसे बिहार और उत्तर प्रदेश की तरफ। फिर जैसे जैसे ये पवनें पश्चिम की ओर बढ़ती हैं, यानी धीरे धीरे वो उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा यानी पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रही हैं, राजस्थान की ओर बढ़ रही हैं, धीरे धीरे इनकी आर्द्रता कम होती जाती है। जैसे जैसे आगे बढ़ती हैं पश्चिम की ओर, इनकी आर्द्रता यानी नमी भी कम होती जाती है। इसलिए उत्तर भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ ऑनलाइन ही सही पढ़ते जरूर रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस को हराना है तो मास्क जरूर लगा के रखिए, और जब भी संभव हो और उपलब्ध हो इसका टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।